जीए छजीनी 2 चैप्टर 1 अ क्वाइट लाइफ। मुंबई। रात के 2 बजे पूरा शहर रोशनियों में डूबा हुआ था। समुंदर के किनारे खड़ी ग्लास बिल्डिंग की सबसे ऊपर वाली मंजिल पर एक आदमी अकेला बैठा था। उसके सामने फाइल्स खुली थी। लैपटॉप की स्क्रीन पर कंपनी रिपोर्ट्स चल रही थी, लेकिन उसकी नजरें उन पर नहीं थी। वो खिड़की के बाहर अंधेरे समुंदर को देख रहा था। संजय सिंघानिया। 3 साल पहले पूरे देश ने उसका नाम बिजनेस मैगजीन्स में पढ़ा था। आज भी पढ़ा जाता था। फर्क बस इतना था, पहले लोग उसकी सफलता की बात करते थे, अब लोग उसके तन्हाई की। टेबल के कोने पर एक फोटो फ्रेम रखा था। संजय ने धीरे से उसे उठाया। फोटो में एक लड़की मुस्कुरा रही थी, आंखों में शरारत, चेहरे पर मासूमियत, जैसे दुनिया में कोई दर्द ही ना हो। कल्पना। संजय के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई और अगले ही पल गायब हो गई। 3 साल, उसने धीरे से कहा। कभी कभी लगता है कल की बात है। रूम में सिर्फ एसी की आवाज थी और यादों का बोझ। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। सर। संजय ने फोटो वापस रख दिया। आओ। दरवाजा खुला। उसका असिस्टेंट रोहित अंदर आया। सर, सिंगापुर डील फाइनल हो गई। गुड। कल बोर्ड मीटिंग भी है। रोहित कुछ पल तक खड़ा रहा, जैसे कुछ कहना चाहता हो। सर। हाँ। आप घर चले जाइए। संजय ने उसकी तरफ देखा। रोहित थोड़ा हंसा। 3 दिन से ऑफिस में ही हो। संजय ने जवाब नहीं दिया। रोहित उस काफी सालों से जानता था, इसलिए ज्यादा सवाल नहीं करता था। ठीक है सर। वो मुड़ गया। दरवाजे तक पहुंचकर रुक गया। वैसे, संजय ने देखा, आज कल्पना माम का बर्थडे था ना। रूम में सन्नाटा छा गया। रोहित को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। सॉरी सर। संजय ने बस हल्का सा सर हिला दिया। कोई बात नहीं। रोहित चला गया। दरवाजा बंद हो गया और एक बार फिर कमरा खाली हो गया। संजय ने आंखें बंद कर ली। उसके जहन में कल्पना की हंसी गूंज उठी। वही बेपारवा हंसी, वही पगलपन, वही जिंदगी। उसने आंखें खोल दी। यादें कभी कमजोर नहीं पड़ती, सिर्फ आदत हो जाती है। सुबह। मुंबई की सड़कें जाग चुकी थी। ट्रैफिक अपनी पुरानी रफ्तार पकड़ रहा था। संजय अपनी कार खुद चला रहा था। उसे ड्राइवर पसंद नहीं था, कंट्रोल खुद रखना पसंद था। सिग्नल पर गाड़ी रुकी। तभी उसकी नजर फुटपाथ पर पड़ी। एक छोटी सी लड़की फूल बेच रही थी। उसकी उम्र मुश्किल से 10 साल होगी। उसने गाड़ी साइड में रोकी और सीधा वहां पहुंच गया। प्रॉब्लम क्या है? आदमी ने उसे देखा। तुम कौन हो? संजय की आवाज ठंडी थी। सवाल मैंने पूछा है। कुछ सेकंड्स बाद आदमी पीछे हट गया। गाली देता हुआ वहां से चला गया। लड़की की आंखों में आंसू थे। नाम क्या है? पूजा। स्कूल जाती हो? उसने सर हिला दिया। नहीं। संजय कुछ पल उसे देखता रहा, फिर वॉलेट निकाला, लेकिन पैसे देने से पहले रुक गया। कल्पना भी यही करती थी। सिर्फ पैसे नहीं, मदद। असली मदद। उसने एक नंबर लिखा। कल इस एड्रेस पर जाना। लड़की ने हैरानी से देखा। वहां स्कूल है? मैं? हाँ। तुम? लड़की की आंखों में पहली बार चमक आई और संजय को अचानक कल्पना याद आ गई। बिल्कुल वैसे ही मुस्कुराती थी, बिल्कुल वैसे ही। शाम। संजय घर लौट रहा था। आज अजब थकान थी, जैसे दिल ने दिमाग से ज्यादा काम किया हो। घर पहुंचते ही सिक्योरिटी गार्ड उसके पास दौड़ा आया। सर। हाँ। आपके लिए कुरियर आया है। संजय ने पैकेट ले लिया। सादा सा ब्राउन एनवलप। ना सेंडर का नाम, ना एड्रेस, कुछ भी नहीं। वो अंदर गया। लिविंग रूम में आकर सोफा पर बैठ गया। फिर एनवलप खोला। अंदर सिर्फ एक साफेद कागज था। एक लाइन लिखी हुई थी, बस एक लाइन। संजय की सांसें रुक गई। उसकी आंखें कागज पर जम गई। लिखा था। संजय की उंगलियां फोटो के कोने को कास कर पकड़े हुए थी। रूम में गहरा सन्नाटा था। उसकी नजर बार बार उस डेट पर जा रही थी। वही डेट, वही एक लाइन जो समाज से बाहर थी। कल्पना की मौत के 2 महीने बाद यह मुमकिन नहीं था। बिल्कुल मुमकिन नहीं। उसने फोटो को टेबल पर रखा और तुरंत फोन उठाया। रोहित। दूसरी तरफ नींद भारी आवाज आई। सर। अभी मेरे घर आओ। क्या हुआ सर? अभी। कॉल कट गया। 20 मिनट बाद रोहित लिविंग रूम में खड़ा था। उसने संजय का चेहरा देखा और समझ गया कुछ बहुत बुरा हुआ है। क्या बात है सर? संजय ने बिना कुछ कहे फोटो उसकी तरफ बढ़ा दी। रोहित ने फोटो देखी, फिर डांटे देखी और उसके चेहरे का रंग उठ गया। ये? बोल। फेक हो सकती है। संजय ने जवाब नहीं दिया। रोहित ने फोटो को और ध्यान से देखा। यह कोई एडिटेड इमेज नहीं लग रही थी, पुरानी फोटोग्राफ थी, ओरिजिनल प्रिंट। और सबसे अजीब बात,
कल्पना कैमरा की तरफ नहीं देख रही थी, जैसे उस पता ही नहीं था कि कोई फोटो ले रहा है। कैंडिड शॉट, नेचुरल, फेक बनाना मुश्किल, बहुत मुश्किल। एनवलप, संजय ने चिट्ठी उसकी तरफ सराका दी। रोहित ने पढ़ते ही सांस रोक ली। जो सच तुम जानते हो वो पूरा सच नहीं है। और नीचे कल्पना। रोहित धीरे से सोफा पर बैठ गया। सर, पिछले 3 साल में किसी ने कल्पना का नाम उस करके मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश नहीं की। हाँ, किसी ने प्रंक भी नहीं किया। हाँ, तो फिर अब क्यों? रोहित के पास जवाब नहीं था। रात के 3 बजे दोनों फोटो और लेटर का हर एंगल से इंस्पेक्शन कर रहे थे। तभी रोहित रुक गया। सर, क्या? ये देखिए। उसने फोटो के पीछे उंगली रखी। वहां कुछ लिखा हुआ था, बहुत हल्का, जैसे किसी ने जल्दी में पेन से लिखा हो। संजय ने फोटो उलट दी। उस पर सिर्फ 3 शब्द थे, सी क्राउन होटल, और नीचे एक रूम नंबर 308। संजय की आंखें सिकुड़ गई। मुंबई में सी क्राउन नाम के कई होटल्स थे, लेकिन किसी ने अगर क्लू छोड़ा था तो इसका मतलब था कि वो चाहता था संजय यूज फॉलो करे। हम सुबह जाएंगे। रोहित ने तुरंत सर हिला दिया। सुबह समुंदर के किनारे खड़ा पुराना सी क्राउन होटल एक वक्त में शानदार रहा होगा। अब उसकी दीवारों पर समय के निशान साफ दिख रहे थे। रिसेप्शन पर बैठा बूढ़ा मैनेजर उन्हें हैरानी से देख रहा था। रूम 308, उसने सोचा, फिर रजिस्टर निकाला। पुराना, धूल से भरा हुआ, पेजेस पहले पढ़ चुके थे। मैनेजर धीरे धीरे पन्ने पलटने लगा, फिर अचानक रुक गया। उसकी भौं सिकुड़ गई। क्या हुआ? संजय ने पूछा। मैनेजर ने रजिस्टर उसकी तरफ घुमाया। ये देखिए। एंट्री 3 साल पुरानी थी। संजय की सांस से रुक गई। नाम वाले कॉलम में लिखा था, कल्पना शेट्टी। रोहित ने तुरंत कहा, इम्पॉसिबल। मैनेजर ने कंधे उचका दिए। जो रजिस्टर में है वही बता रहा हूं। संजय की नजर एंट्री पर जम गई। चेक इन डेट, कल्पना की मौत के लगभग 2 महीने बाद। बिल्कुल फोटो वाली डेट के आसपास। रूम नंबर 308। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। रूम अब भी है? मैनेजर ने हाँ में सर हिला दिया। ऊपर, रूम 308। दरवाजा पुराना था, पेंट उतर चुका था। मैनेजर ने चाबी घुमाई। दरवाजा धीरे से खुला। अंदर अंधेरा था। कई सालों से बंद कमरे की बसी हवा बाहर निकली। संजय अंदर गया। रूम खाली था। एक बेड, एक अलमारी, एक खिड़की। बस रोहित ने गहरी सांस ली। लगता है किसी ने हमारे साथ गेम खेला है। संजय चुप रहा। उसकी नज़र कमरे के कोने पर गई। दीवार पर एक छोटा सा स्क्रैच था, बिल्कुल बेकार, लेकिन उसके अंदर कुछ था, जैसे किसी ने प्लास्टर को खुराचा हो। संजय उसके पास गया, उंगली से धूल हटाई और उसका चेहरा साफ हो गया। दीवार के अंदर एक छोटा मेटल बॉक्स छुपा हुआ था। रोहित भी पास आ गया। डैम! बॉक्स पुराना था, जंग लगा हुआ, लेकिन लॉक खुला हुआ था। संजय ने धीरे से उसे खोला। अंदर एक कैसेट टेप रखी थी, पुरानी ऑडियो कैसेट, और उसके ऊपर मार्कर से सिर्फ एक शब्द लिखा था, लिसन। रूम में सन्नाटा छा गया। रोहित ने धीरे से कहा, सर। संजय ने कैसेट उठाई। उसके हाथ हल्का सा कान पर रहे थे। 3 साल, 3 साल बाद पहली बार उसे लग रहा था कि कोई उसे कल्पना तक ले जा रहा है, या किसी ऐसे सच तक जिसे किसी ने बहुत गहरा दबा दिया था। 1 घंटे बाद उन्होंने होटल के स्टोरेज रूम से एक पुराना कैसेट प्लेयर ढूंढ निकाला। टेप अंदर डाली गई। प्ले बटन दबाया गया। मशीन घर घर आई। स्टैटिक नॉइज, खर खर की आवाज। फिर एक औरत की हल्की सांस सुनाई दी। रोहित सीधा खड़ा हो गया। संजय का दिल रुक सा गया, और अगले ही पाल टेप में एक आवाज गूंजी। एक आवाज जिसे संजय लखुन आवाजों में पहचान सकता था। हेलो संजय। कैसेट उसके हाथ से लगभग गिर गई। उसकी आंखें फैल गईं, क्योंकि वो आवाज कल्पना की थी। हेलो संजय। टेप से निकली उस आवाज ने वक्त को जैसे रोक दिया। संजय की सांसें थम गईं। उसके हाथ में पकड़ा कैसेट प्लेयर हल्का सा काम गया। 3 साल, 3 साल से उसने वो आवाज सिर्फ अपनी यादों में सुनी थी, लेकिन अब वो आवाज उसके सामने थी, जिंदा, साफ, हकीकत की तरह। रोहित भी सन रह गया। उसने संजय की तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार डर था। संजय ने बिना कुछ कहे कैसेट को और पास कर लिया। टेपे में कुछ सेकंड्स तक खामोशी रही। फिर कल्पना की आवाज दोबारा सुनाई दी। अगर तुम ये रिकॉर्डिंग सुन रहे हो तो इसका मतलब है कि मेरी सबसे बड़ी उम्मीद सच हो गई। संजय का दिल जोर से धड़कने लगा। कल्पना की बोलने की आदत, हर सेंटेंस के बीच छोटा सा पॉज है। वही लहजा, वही मासूमियत। इसकी नकल करना लगभग नामुमकिन था। टेपें आगे चली। मुझे नहीं पता जब तुम ये सुनोगे तब क्या होगा, मैं जिंदा रहूंगी या नहीं, पर मुझे पता है कि तुम हार नहीं मानोगे। संजय ने आंखें बंद कर ली। उसकी उंगलियां कैसेट प्लेयर को और कसकर पकड़ गईं। उसके दिमाग में पुरानी तस्वीरें चमकने लगी। कल्पना की हंसी, उसकी शरारतें, उसकी आवाज, सब कुछ। टेपें फिर खामोश हो गई। फिर अचानक एक तेज आवाज आई,
जैसे किसी दरवाजे के जोर से बंद होने की। उसके बाद रिकॉर्डिंग अचानक खत्म हो गई। बस स्टैटिक, सिर्फ स्टैटिक। रोहित ने कैसेट प्लेयर बांध कर दिया। रूम में गहरा सन्नाटा छा गया। खत्म? संजय ने धीरे से पूछा। रोहित ने कैसेट निकाली। पूरी तपे यही है। संजय कुछ नहीं बोला। उसके चेहरे पर अजीब सी सख्ती आ गई थी। ये रिकॉर्डिंग किसी मजाक का हिस्सा नहीं लग रही थी। बहुत पर्सनल थी, बहुत असली। और सबसे बड़ी बात, कल्पना ने एक लाइन बोली थी, मैं जिंदा रहूंगी या नहीं, जैसे उस किसी खतरे का पहले से पता था। होटल से बाहर निकलते वक्त बारिश शुरू हो चुकी थी। मुंबई का आसमान काला पड़ गया था। गाड़ी में बैठते ही रोहित ने पूछा, सर अब क्या सोच रहे हो? संजय खिड़की के बाहर देख रहा था। कल्पना को कुछ पता था। क्या? ये मुझे नहीं पता, पर उससे किसी चीज का डर था। रोहित चुप हो गया। उसके पास इसका जवाब नहीं था। उस रात संजय ने घर नहीं गया। वो सीधा अपने प्राइवेट आर्काइव रूम में पहुंच गया। ये वही जगह थी जहां उसने कल्पना से जुड़ी हर चीज संभाल कर रखी थी। पुराने लेटर्स, फोटोग्राफ्स, न्यूज कटिंग्स, सब कुछ। उसने सुबह तक एक एक चीज दोबारा देखनी शुरू कर दी। हर कागज, हर फोटो, हर नोटे, जैसे किसी भूली हुई सच्चाई को ढूंढ रहा हो। रात के करीब 4 बजे उसकी नजर एक डायरी पर पड़ दी। कल्पना की पुरानी डायरी। उसने डायरी खोली, पन्ने पलटने लगा। अचानक उसका हाथ रुक गया। एक पगे के नीचे एक साइन बना हुआ था, कल्पना का सिग्नेचर। संजय ने तुरंत पॉकेट से वो मिस्टीरियस लेटर निकाला, दोनों सिग्नेचर्स को पास रख दिया और उसके चेहरे का रंग बदल गया। बिल्कुल सेम, हर कर्व, हर लाइन, हर स्ट्रोक, एक भी फर्क नहीं। ये किसी कॉपी आर्टिस्ट का काम नहीं था, ये असली था, बिल्कुल असली। सुबह संजय ने देश के सबसे मशहूर हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को बुलाया। 2 घंटे तक एग्जामिनेशन चला। माइक्रोस्कोप, डिजिटल स्कैन्स, प्रेशर एनालिसिस, सब कुछ। आखिर में एक्सपर्ट ने फाइल बंद कर दी। क्या रिजल्ट है? एक्सपर्ट कुछ पाल चुप रहा, फिर बोला, मिस्टर सिंघानिया, मैंने अपनी जिंदगी में हजारों सिग्नेचर्स देखे हैं। फेक और ओरिजिनल में फर्क करना मेरा काम है। संजय का दिल तेज धड़कने लगा। एक्सपर्ट ने सीधा उसकी आंखों में देखा। ये दोनों सिग्नेचर्स एक ही इंसान ने किए हैं। रूम में सन्नाटा छा गया। रोहित ने तुरंत कहा, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। एक्सपर्ट ने कंधे उचका दिए। साइंस के हिसाब से यही सच है। वो उठकर चला गया और पीछे छोड़ गया एक ऐसा सवाल जिसका कोई जवाब नहीं था। उसी शाम संजय अपने ऑफिस में अकेला बैठा था। उसके सामने डेस्क पर 3 चीजें रखी थी, फोटो, लेटर, कैसेट, 3 सबूत, 3 पहेलियान, और तीनों का सिर्फ एक नाम, कल्पना। तभी उसका फोन बजा। अननोन नंबर। संजय ने कॉल रिसीव की। हेलो। कुछ सेकंड्स तक कोई आवाज नहीं आई, सिर्फ तानसेन। फिर एक औरत की धीमी आवाज सुनाई दी। आप सच में सच जानना चाहते हो संजय? संजय सीधा खड़ा हो गया। कौन हो तुम? दूसरी तरफ कुछ पल खामोशी रही। फिर उस औरत ने कहा, जिस दिन कल्पना मरी थी उस दिन सबने झूठ बोला था। संजय का खून जम गया। कौन हो तुम? लेकिन कॉल कर चुकी थी। उसी पल उसके फोन पर एक मैसेज आया, एक एड्रेस, मुंबई के बाहर एक पुराना चर्च, और नीचे सिर्फ एक लाइन, काल रात, अकेला आना। संजय स्क्रीन को घूरता रहा। उसे एहसास हो गया था ये सिर्फ एक मिस्ट्री नहीं थी, कोई उससे धीरे धीरे उस सच की तरफ खींच रहा था जिसे 3 साल से दुनिया से छुपाया गया था। उसी शाम संजय अपने ऑफिस में अकेला बैठा था। उसके सामने डेस्क पर 3 चीजें रखी थी, फोटो, लेटर, कैसेट, 3 सबूत, 3 पहेलियां, और तीनों का सिर्फ एक नाम, कल्पना। तभी उसका फोन बजा। अननोन नंबर। संजय ने कॉल रिसीव की। हेलो। कुछ सेकंड्स तक कोई आवाज नहीं आई, सिर्फ सांसें। फिर एक औरत की धीमी आवाज सुनाई दी। आप सच में सच जानना चाहते हो संजय? संजय सीधा खड़ा हो गया। कौन हो तुम? दूसरी तरफ कुछ पल खामोशी रही। फिर उस औरत ने कहा, जिस दिन कल्पना मरी थी उस दिन सबने झूठ बोला था। संजय का खून जम गया। कौन हो तुम? लेकिन कॉल कट चुकी थी। उसी पल उसके फोन पर एक मैसेज आया, एक एड्रेस, मुंबई के बाहर एक पुराना चर्च, और नीचे सिर्फ एक लाइन, कल रात, अकेला आना। संजय स्क्रीन को घूरता रहा। उसे एहसास हो गया था, शेयरगाह जीनी 22 चैप्टर 4, इम्पॉसिबल एविडेंस। रात के 2 बजे मुंबई के बाहर आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। तेज हवा पुराने पेड़ों की शाखों को हिला रही थी, और उन सब के बीच एक पुराना चर्च खड़ा था, ताहा, खामोश, जैसे सालों से किसी का इंतजार कर रहा हो। संजय ने अपनी गाड़ी चर्च से कुछ दूर रोकी। मैसेज में सिर्फ एक बात लिखी थी, अकेला आना। और इस बार उसने वही किया था। वो धीरे धीरे चर्च की तरफ बढ़ा। उसके जूतों की आवाज गीली मिट्टी पर दब रही थी। हवा में नमी थी, और एक अजीब सा एहसास, जैसे कोई उसे देख रहा हो। चर्च का दरवाजा आधा खुला था। संजय अंदर घुसा। पुरानी लकड़ी की बेंचेस, टूटे हुए शीशे, और अल्टर के पास जलती
एक अकेली मोमबत्ती। बस इतना ही। कोई नहीं। कोई है? उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। लेकिन जवाब नहीं मिला। संजय की नजर हर कोने को देख रही थी। तभी पीछे से हल्की सी आवाज आई। तक, जैसे कोई चीज जमीन पर गिरी हो। संजय तुरंत मुड़ा। वहां कोई नहीं था। लेकिन जमीन पर एक छोटा सा एनवलप पड़ा था। अभी अभी गिरा था, जैसे किसी ने अंधेरे से फेंको हो। संजय ने एनवलप उठाया। अंदर एक फोटोग्राफ थी और एक मेमोरी कार्ड। उसका दिल एक पाल के लिए रुक गया। वो तुरंत चर्च से बाहर निकला। गाड़ी में बैठकर उसने मेमोरी कार्ड लैपटॉप में लगाया। स्क्रीन पर एक वीडियो फाइल नजर आई। डेट देखकर उसका चेहरा सख्त हो गया। ये वीडियो भी 3 साल पुरानी थी। उसने प्ले बटन दबाया। वीडियो चलने लगा। शुरुआत में कैमरा हिल रहा था, जैसे किसी ने छुपकर रिकॉर्डिंग की हो। फिर फ्रेम स्टेबल हुआ और संजय की सांसें थम गईं। स्क्रीन पर कल्पना थी। वही मुस्कान, वही चेहरा, वही आंखें। लेकिन इस बार वो सीधा कैमरा के सामने चल रही थी। वीडियो के कोने में डेट चल रही थी और वो डेट कल्पना की मौत के 1 महीने बाद की थी। नहीं, संजय के मुंह से धीमी आवाज निकली। यह मुमकिन नहीं था, बिल्कुल नहीं। उसने वीडियो को रिवाइंड किया, फिर दोबारा देखा, फिर तीसरी बार। लेकिन डेट वही थी, कल्पना वही थी और वीडियो एडिटिंग का कोई निशान नहीं था। उसका दिमाग जवाब ढूंढ रहा था, लेकिन हर जवाब एक ही जगह जाकर टूट रहा था। कल्पना मर चुकी थी। उसने अपनी आंखों से देखा था। उसने उसकी लाश देखी थी। उसने उसका अंतिम संस्कार किया था। फिर यह सब क्या था? अगली सुबह संजय ने वीडियो को फोरेंसिक लैब भेजा। इस बार देश के सबसे बड़े डिजिटल एक्सपर्ट्स को। उसने सिर्फ एक बात कही, मुझे सांस चाहिए। 2 दिन बाद रिपोर्ट आई। कॉन्फ्रेंस रूम में सिर्फ 3 लोग बैठे थे। संजय, रोहित और फोरेंसिक स्पेशलिस्ट। एक्सपर्ट ने फाइल टेबल पर रखी। उसके चेहरे पर अजीब सी टेंशन थी। मिस्टर सिंघानिया, रिजल्ट। एक्सपर्ट ने गहरी सांस ली। वीडियो ओरिजिनल है। रूम में सन्नाटा छा गया। क्या मतलब ओरिजिनल है? मतलब कोई एडिटिंग नहीं, कोई डीप फेक नहीं, कोई डिजिटल मैनिपुलेशन नहीं। रोहित तुरंत बोल पड़ा। इम्पॉसिबल, एक्सपर्ट ने सर हिला दिया। मैंने भी पहले यही सोचा था, लेकिन डेटा क्लियर है। वो वीडियो जिस दिन रिकॉर्ड हुआ उस दिन ही सेव हुआ था। संजय चुप रहा। उसके अंदर कुछ तूत रहा था और कुछ नया जन्म ले रहा था। डर। उस रात पहली बार 3 साल में संजय को नींद नहीं आई। वो अपने स्टडी रूम में बैठा था। उसके सामने फोटो, लेटर, कसेट, वीडियो रिपोर्ट, सब कुछ। हर सबूत एक ही बात कह रहा था, जो उसका दिमाग मानने से इनकार कर रहा था। तभी उसकी नजर चर्च वाले एनवलप पर गई। उसने उस फिर से उठाया। इस बार उसने अंदर तक हाथ डाला और कुछ महसूस हुआ। एक कागज का टुकड़ा। पहले उसने देखा ही नहीं था। उसने कागज निकाला, पुराना था, मुड़ा हुआ। उसने धीरे से खोला। अंदर एक नाम लिखा था, बस एक नाम। और उस नाम को देखकर उसकी आंखें सिकुड़ गईं। डॉक्टर अरविंद मेहरा। नीचे एक एड्रेस और एक लाइन। ये आदमी मर चुका है। संजय ने कागज को पलट दिया। पीछे एक और लाइन लिखी थी, या शायद नहीं। अगली सुबह संजय और रोहित ने रिकॉर्ड्स चेक करने शुरू किए। डॉक्टर अरविंद मेहरा, न्यूरो साइंटिस्ट, मेमोरी रिसर्च स्पेशलिस्ट, गवर्नमेंट कंसल्टेंट और 3 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मौत। ऑफिशियल रिपोर्ट यही कहती थी। लेकिन जैसे जैसे रोहित फाइल्स खोल रहा था, उसके चेहरे का रंग उठता जा रहा था। सर, क्या हुआ? रोहित ने स्क्रीन उसकी तरफ घुमाई। एक्सीडेंट के बाद कोई बॉडी रिकवर नहीं हुई थी। संजय चुप हो गया। मतलब सर, ऑफिशियली वो मरा हुआ माना गया, लेकिन टेक्निकली उसकी मौत कभी प्रूव ही नहीं हुई। रूम में सन्नाटा छा गया और उसी वक्त संजय के ऑफिस की ग्लास विंडो के बाहर एक आदमी खड़ा था। दूसरी बिल्डिंग की छत पर काले काबदे, काला काबदोर, दूरबीन हाथ में। वो सीधा संजय को देख रहा था, जैसे काफी देर से देख रहा हो। उसने देर से फोन निकाला और किसी को कॉल लगाई। टारगेट एक्टिव हो गया है। दूसरी तरफ से आवाज आई, क्या उससे डॉक्टर मेहरा का नाम मिल गया? जी। कुछ पाल की खामोशी। फिर वो आवाज बोली, तो प्रोजेक्ट के का अगला फेज शुरू करो। कॉल कट गया और वो आदमी अंधेरे में गायब हो गया, जबकि संजय को अभी तक पता भी नहीं था कि जिस राज के पीछे वो भाग रहा है, उस राज को भी उसके आने का इंतजार था। चैप्टर 5, द फोटोग्राफ, मुंबई। रात के 1 बजे संजय अपने पेंट हाउस के स्टडी रूम में अकेला बैठा था। डेस्क पर फैली हुई फाइल्स, फोटोग्राफ्स और रिपोर्ट्स एक जंग के मैदान की तरह लग रही थी। 3 साल पहले उसकी जिंदगी में सब कुछ साफ था। दर्द था, गुस्सा था, खलीपान था, लेकिन सच क्या है इस बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं था। अब सब कुछ उल्टा हो चुका था। फोटो, कैसेट, वीडियो, डॉक्टर अरविंद मेहरा,
और सबसे बड़ा सवाल कल्पना। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन इस बार यादें नहीं आई। सवाल आए और हर सवाल उसके दिमाग को अंदर से तोड़ रहा था। सुबह रोहित एक फिले लेकर उसके ऑफिस पहुंचा। सर, संजय ने सर उठाया। कुछ मिला? रोहित ने फिले टेबल पर रखी। डॉक्टर अरविंद मेहरा की पुरानी रिसर्च। संजय ने तुरंत फाइल खोल दी। पहले कुछ पेजेस साइंटिफिक रिपोर्ट से भरे हुए थे। ब्रेन मैपिंग, मेमोरी रिकंस्ट्रक्शन, न्यूरल रिस्पॉन्स, सब टेक्निकल था। लेकिन फिर एक फोटोग्राफ सामने आई और दोनों रुक गए। फोटो में डॉक्टर मेहरा खड़ा था। उसके साथ कुछ लोग थे, वाइट लैब कोट्स, रिसर्च स्टाफ, और उन सब के पीछे एक औरत। संजय का दिल एक पाल के लिए रुक गया। जूम करो। रोहित ने तुरंत लैपटॉप पर इमेज स्कैन की। फेस क्लियर हुआ। रूम में सन्नाटा छा गया। वो कल्पना नहीं थी, लेकिन वो कल्पना जैसी दिखती थी। हेयर स्टाइल, फेस स्ट्रक्चर, आंखें, सब कुछ इतना मिलता जुलता था कि पहली नजर में कोई भी धोखा खा जाए। लगता है वही लड़की, रोहित धीरे से बोला, जो वीडियो में थी। संजय स्क्रीन को घुरता रहा। ये पहली बार था जब उन्हें किसी और इंसान का चेहरा मिला था, किसी ऐसे इंसान का जो इस पूरे राज का हिस्सा था। 2 घंटे बाद रोहित ने उस औरत की आइडेंटिटी ट्रेस कर ली। नाम रिया शर्मा, उम्र 27 साल, ऑक्यूपेशन अननोन, करंट स्टेटस मिसिंग। 3 साल से। संजय ने फाइल बांध कर दी। मिसिंग? हाँ। कब से? रोहित ने डेट देखी और उसका चेहरा बदल गया। सर, क्या हुआ? ये लड़की उसी हफ्ते गायब हुई थी जिस हफ्ते कल्पना की डेथ हुई थी। रूम में फिर सन्नाटा छा गया। अब ये कोइंसिडेंस नहीं लग रहा था, बिल्कुल नहीं। शाम, संजय और रोहित मुंबई के आउटस्कर्ट्स में एक पुराने अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के सामने खड़े थे। यहीं रिया का लास्ट नोन एड्रेस था। बिल्डिंग पुरानी थी, पेंट उतर चुका था, लिफ्ट खराब थी, हर चीज में उदासी थी। 3rd फ्लोर, फ्लैट 307। दरवाजा बंद था और धूल से भरा हुआ, जैसे सालों से खुला ही ना हो। संजय ने लॉक देखा, पुराना, जांग लगा हुआ। लगता है कोई नहीं आया, रोहित ने कहा। संजय ने जवाब नहीं दिया। उसकी नज़र लॉक के पास एक छोटी सी खरोच पर पड़ी। नई खरोच, बिल्कुल नई, जैसे कुछ दिन पहले किसी ने लॉक खोला हो। रोहित, हाँ, कोई यहाँ आया है। रोहित का चेहरा सख्त हो गया। अंदर घुसते ही धूल की गंध हवा में फैल गई। फ्लैट खाली था। फर्नीचर पर सफ़ेद चादरें पड़ी थी, दीवारों पर मगदी के जाले। लेकिन एक चीज़ अजीब थी। बेडरूम की तरफ जाने वाले रास्ते पर धूल में निशान बाने हुए थे। फुटप्रिंट्स, रिसेंट, बहुत रिसेंट, जैसे किसी ने कुछ दिन पहले ही यहाँ चलकर गुजरा हो। संजय उन निशानों का पीछा करने लगा। वो सीधा बेडरूम तक गए और वहाँ एक अलमारी खुली हुई थी। अंदर लगभग सब कुछ गायब था। कोई पहले ही यहाँ आ चुका था, किसी चीज़ की तलाश में या किसी सबूत को मिटाने। लेकिन फिर संजय की नज़र अलमारी के पीछे गई। एक छोटा सा सेक्रेट कंपार्टमेंट, आधा खुला हुआ। उसने धीरे से उस खोला। अंदर सिर्फ एक चीज़ थी, एक फोटोग्राफ, पुरानी, मुदी हुई। संजय ने उस बाहर निकाला और उसकी आंखें फैल गईं। फोटो में कल्पना थी, इस बार बिल्कुल साफ, कोई शक नहीं। वही कल्पना, लेकिन उसके साथ खड़ा आदमी घजीनी नहीं था, ना ही संजय, ना ही डॉक्टर मेहरा। एक अनजान आदमी, ब्लैक सूट, डार्क ग्लासेस, और उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। फोटो के नीचे डेट लिखी थी और इस बार डेट कल्पना की मौत से 6 महीने पहले की थी। संजय फोटो को घूरता रहा। फिर उसकी नज़र बैकग्राउंड पर गई। एक बिल्डिंग। उस बिल्डिंग पर एक लोगो बना हुआ था, बहुत छोटा, लेकिन दिख रहा था। एक इंग्लिश लेटर के, बस एक के। रोहित धीरे से बोला, प्रोजेक्ट के। संजय ने फोटो को और पास कर लिया और तब उसकी नज़र कुछ और पर पड़ी। फोटो के पीछे किसी ने जल्दी में एक सेंटेंस लिखा था। हाथ कान रहे होंगे जब लिखा गया होगा। लिखा था, इफ समथिंग हैपेंस टू मी, डोंट ट्रस्ट एनीवन। संजय का गला सूख गया। ये कल्पना की हैंडराइटिंग थी, बिल्कुल उसी की। लेकिन नीचे जो नाम लिखा था, उस देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मैसेज के नीचे लिखा था, फॉर रिया। रूम में मौत जैसी खामोशी छा गई। कल्पना रिया को जानती थी और इतना जानती थी कि उस वार्निंग देकर गई थी। मतलब ये सब कुछ उसकी मौत से पहले ही शुरू हो चुका था और शायद घजीनी इस कहानी का असली विलन था ही नहीं। G.H. Janit 2, Chapter 6, Memory Fracture. रात के 2 बजे मुंबई सो चुकी थी, लेकिन संजय सिंघानिया की आंखों में नींद का नाम तक नहीं था। उसके स्टडी रूम की दीवार पर अब डजन्स फोटोग्राफ्स चिपकी हुई थी। कल्पना, रिया शर्मा, डॉक्टर अरविंद मेहरा, सी क्राउन होटल, प्रोजेक्ट के,
सब कुछ एक इनविजिबल धागे से जुड़ा हुआ लग रहा था, लेकिन वो धागा नजर नहीं आ रहा था। संजय दीवार के सामने खड़ा था। उसकी नज़र उस फोटोग्राफ पर टिक गई जिसमें कल्पना और वो अनजान आदमी साथ खड़े थे। एक अजीब सी बेचैनी उसके अंदर उठ रही थी, जैसे वो फोटो पहले भी देख चुका हो, जैसे उसका दिमाग कोई पुरानी याद करने की कोशिश कर रहा हो। और तभी उसके सिर में अचानक तेज दर्द उठा। आह! उसने अपना माथा पकड़ लिया। आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। रूम हिलता हुआ महसूस हुआ और फिर एक फ्लैश, एक सफेद कॉरिडोर, हॉस्पिटल जैसा, तेज रोशनी, कोई भाग रहा है, कोई चिल्ला रहा है और एक आवाज, उससे पकड़ो। फ्लैश खत्म। संजय जोर-जोर से सांस लेने लगा। उसके माथे पर पसीना था। सर! रोहित दौड़ता हुआ रूम में आया। क्या हुआ? संजय ने कुछ पल तक जवाब नहीं दिया। वो अभी भी उस कॉरिडोर को देख रहा था, अपने दिमाग के अंदर। मैं उस जगह को जानता हूं। रोहित हैरान रह गया। किस जगह को? वही, जहां मैंने अभी खुद को देखा। अगली सुबह संजय ने एक डिसीजन लिया। 3 साल में पहली बार वो अपनी पुरानी मेडिकल फाइल्स खोलने वाला था। वही फाइल्स जिन्हें देखना उसने बंद कर दिया था। उस एक्सीडेंट के बाद, उस रात के बाद, जिसने उसकी जिंदगी बदल दी थी। प्राइवेट हॉस्पिटल का आर्काइव रूम, पुरानी फाइल्स की स्मेल हवा में घुली हुई थी। एक एल्डरली डॉक्टर फाइल लेकर आया। उसने संजय को पहचान लिया। बहुत साल हो गए। संजय ने हल्की सी मुस्कान दी। मुझे मेरी पूरी रिपोर्ट चाहिए। डॉक्टर कुछ पल चुप रहा, फिर उसने एक मोटी फाइल टेबल पर रख दी। सब कुछ इसमें है। संजय ने फाइल खोली। एमआरआई स्कैन्स, ब्रेन इंजरी रिपोर्ट्स, रिकवरी नोट्स, सब कुछ। लेकिन एक पेज पर आकर उसका हाथ रुक गया। उस पेज पर रेड इंक से एक नोट लिखा हुआ था। पेशेंट रिपोर्ट्स रिकरेंट फ्लैश मेमोरी एपिसोड्स। संजय की आंखें सिकुड़ गईं। उसने अगला पैराग्राफ पढ़ा और उसका दिल तेज धड़कने लगा। Patient repeatedly mentions a white corridor and an unidentified female subject. Female subject? रोहित ने पेज उसके हाथ से ले लिया। ये तो एक्सीडेंट के बाद की रिपोर्ट है। डॉक्टर ने सिर हिला दिया। हान, उस वक्त आप बार बार एक ही चीज बोलते थे। क्या? डॉक्टर ने सीधा जवाब दिया। आप कहते थे, वो जिंदा है। रूम में सन्नाटा छा गया। संजय के हाथ धीरे धीरे कांपने लगे। वो? डॉक्टर ने कंधे उचका दिए। आपने कभी नाम नहीं बताया। उस रात संजय अपने घर की बालकनी में खड़ा था। नीचे मुंबई की रोशनियां चमक रही थी, लेकिन उसका दिमाग कहीं और था। एक्सीडेंट के बाद की रिपोर्ट्स, फ्लैश मेमोरी, व्हाइट कॉरिडोर, अननोन वुमन, सब कुछ एक ही डायरेक्शन में इशारा कर रहा था। लेकिन उसे जवाब नहीं मिल रहा था। तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। अननोन नंबर, फिर से। संजय ने तुरंत रिसीव किया। कौन हो तुम? दूसरी तरफ कुछ सेकंड्स तक खामोशी रही। फिर वही औरत की आवाज सुनाई दी। देखा? क्या? तुम्हारी यादें लौट रही हैं। संजय का चेहरा सख्त हो गया। तुम मुझे कैसे जानती हो? तुम गलत सवाल पूछ रहे हो। और सही सवाल? औरत धीरे से बोली, एक्सीडेंट के बाद तुम्हें किसने बचाया था? संजय चुप हो गया। ये सवाल उसने कभी खुद से भी नहीं पूछा था। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने कुछ हॉस्पिटल पहुंचाया था, लेकिन क्या वाकई? कौन हो तुम? इस बार उस औरत की आवाज में पहली बार इमोशन था, डर। संजय, प्रोजेक्ट के को मत ढूंढो, बहुत देर हो चुकी है। कॉल कट गया। उसी वक्त मुंबई से 200 किलोमीटर दूर एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी, डार्क रूम, मल्टीपल स्क्रीन्स, सीसीटीवी फीड्स, सैटेलाइट मैप्स, बायोमेट्रिक डेटा, और बीच में खड़ा एक आदमी। उसका चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ था। एक साइंटिस्ट उसके पास आया। सर, आप सही थे। आखिरकार उसकी मेमोरीज एक्टिवेट हो रही हैं। अंधेरे में खड़ा आदमी धीरे से मुस्कुराया। एक्सपेक्टेड। अगला ऑर्डर? साइंटिस्ट ने पूछा। कुछ सेकंड्स की खामोशी, फिर उस आदमी ने स्क्रीन पर संजय की लाइव फीड देखी और धीरे से बोला, फेज 2। साइंटिस्ट का चेहरा बदल गया। सर, फेज 2 से कैजुअल्टीज हो सकती है।
अंधेरे में खड़ा आदमी खिड़की की तरफ देखने लगा। 3 साल पहले भी हुई थी। रूम में सन्नाटा छा गया। फिर उसने एक और लाइन कही, इस बार मुझे सिर्फ संजय नहीं चाहिए। साइंटिस्ट ने धीरे से पूछा, तो फिर? आदमी की मुस्कान और गहरी हो गई। मुझे रिया शर्मा चाहिए। साइंटिस्ट का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या वो जिंदा है? आदमी ने जवाब नहीं दिया, बस धीरे से स्क्रीन की तरफ देखता रहा। एक सीसीटीवी इमेज फ्रीज थी। इमेज में एक लड़की रेलवे स्टेशन पर खड़ी थी। वही चेहरा, वही आंखें, वही लड़की जो कल्पना जैसी दिखती थी, रिया शर्मा। और इमेज के कोने में टाइम स्टैम्प था, सिर्फ 3 दिन पुराना। मुंबई, सुबह के 5 बजे। संजय ने पूरी रात आंख नहीं बंद की थी। उसके सामने लैपटॉप स्क्रीन पर वही सीसीटीवी इमेज खुली हुई थी। रिया शर्मा, 3 साल से मिसिंग, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के हिसाब से गायब। लेकिन इमेज सिर्फ 3 दिन पुरानी थी। मतलब एक ही बात थी, रिया जिंदा थी। और अगर रिया जिंदा थी तो कल्पना के बारे में सच भी कहीं ना कहीं जिंदा था। संजय सर, रोहित ने कॉफी टेबल पर रखी। आपको आराम करना चाहिए। संजय ने बिना स्क्रीन से नजर हटाए कहा, स्टेशन लोकेट हुआ? हाँ। कहाँ? रत्नागिरी। संजय तुरंत खड़ा हो गया। चलते हैं। 3 घंटे बाद रत्नागिरी रेलवे स्टेशन। प्लेटफॉर्म पर भीड़ थी। अनाउंसमेंट्स गूंज रहे थे। लोग अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त थे। लेकिन संजय की नज़र सिर्फ एक चेहरे को ढूंढ रही थी, रिया शर्मा। उसने सीसीटीवी स्क्रीनशॉट सिक्योरिटी ऑफिसर को दिखाया। ऑफिसर ने कुछ देर तक देखा, फिर बोला, हाँ। संजय का दिल तेज धड़कने लगा। कहाँ देखा था? 3 दिन पहले। अकेली थी? ऑफिसर ने सोचा, फिर सिर हिला दिया। नहीं, किसी औरत के साथ थी। संजय और रोहित एक साथ रुक गए। औरत? हाँ। ऑफिसर ने मॉनिटर खोला, आर्काइव फुटेज एक्सेस की। कुछ मिनट बाद स्क्रीन पर वीडियो चलने लगा। प्लेटफॉर्म नंबर 4। रिया साफ दिख रही थी। वाइट कुर्ता, ब्लैक बैग और उसके साथ एक औरत, सफ़ेद कपड़ों में, फेस कैप और मास्क से ढका हुआ। वीडियो सिर्फ कुछ सेकंड्स का था, लेकिन जैसे ही वो औरत कैमरा के पास से गुजरी, संजय का खून जम गया। उस औरत के हाथ पर एक ब्रेसलेट था, चांदी का ब्रेसलेट। उस पर छोटा सा ब्लू स्टोन लगा था। संजय ने स्क्रीन को घूरना शुरू कर दिया। उसकी सांसें धीमी हो गई। वो ब्रेसलेट उसने पहले देखा था, कई बार, बहुत बार। फ्लैश। कल्पना हंसी, तुम्हें पता है, ये मेरा लकी ब्रेसलेट है। फ्लैश। कल्पना रोड क्रॉस कर रही है। ब्रेसलेट धूप में चमक रहा है। रेस्टोरेंट। कल्पना काफी पकड़े बैठी है। ब्रेसलेट उसकी कलाई पर है। रियलिटी में लौटते ही संजय का चेहरा सफेद पड़ चुका था। सर? रोहित घबरा गया। क्या हुआ? संजय ने स्क्रीन की तरफ इशारा किया। ये ब्रेसलेट? रोहित ने ध्यान से देखा और उसका चेहरा भी बदल गया। इम्पॉसिबल। ये वही ब्रेसलेट था, बिल्कुल वही जो कल्पना हमेशा पहनती थी। उस रात रत्नागिरी के एक छोटे होटल में संजय ने वीडियो को बार बार देखा। हर फ्रेम, हर मूवमेंट, हर डिटेल। और जितना ज्यादा वो देखता, उतना ही एक बात साफ होती जा रही थी। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था। कोई जानबूझकर कल्पना के ट्रेसेस छोड़ रहा था। लेकिन क्यों? उसका जवाब किसी के पास नहीं था। तभी नॉक नॉक। दरवाजे पर 3 हल्की थपथपाहट हुई। रोहित ने घड़ी देखी। रात के 2 बजे। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। नॉक दोबारा हुई, इस बार थोड़ी जोर से। संजय धीरे से दरवाजे के पास गया और पीप होल से बाहर देखा। कोई नहीं, सिर्फ खाली कॉरिडोर। उसने दरवाज़ा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर एक सफ़ेद एनवेलप पड़ा था, बिल्कुल उसी तरह जैसे चर्च में मिला था। संजय ने एनवेलप उठाया। अंदर एक फोटोग्राफ थी और एक छोटी पेन ड्राइव। फोटो देखते ही उसका दिल रुक गया। फोटो में रिया थी और उसके साथ
वही सफेद कपड़ों वाली औरत। इस बार दोनों कैमरा की तरफ देख रहे थे, लेकिन औरत का चेहरा जानबूझकर काट दिया गया था। किसी ने ब्लेड से फोटो का हिस्सा निकाल दिया था। नीचे सिर्फ एक लाइन लिखी थी, She remembers everything। रोहित ने धीरे से पूछा, Who remembers? संजय जवाब देने ही वाला था कि उसकी नज़र फोटो के पीछे गई। वहां खून जैसी लाल स्याही से एक और लाइन लिखी थी, और उस लाइन ने उसके पैरों ताले जमीन खिसक दी। Ask her about room 312। Room 312। संजय का दिमाग तुरंत झटके से भर गया। White corridor, hospital, running footsteps, डर, चीख और एक दरवाज़ा जिस पर लिखा था। उसका सिर फटने लगा। वो घुटनों पर गिर गया। रोहित दौड़कर उसके पास आया। सिर? लेकिन संजय की आंखों के सामने कुछ और चल रहा था। Ek memory. 3 saal purani. Wahi white corridor. Wahi hospital. और room 312 का दरवाजा जो धीरे धीरे खुल रहा था। दरवाजे के अंदर कोई था। एक औरत, सफेद कपड़ों में, और जैसे ही उसका चेहरा रोशनी में आया, संजय की आंखें फैल गईं क्योंकि वो चेहरा कल्पना का था। संजय की सांसें तेज हो गई थी। उसके दिमाग में रूम 312 का दरवाज़ा अब भी खुल रहा था, और उस दरवाजे के अंदर कल्पना, या कम से कम उसका चेहरा। वही आंखें, वही बाल, वही मुस्कान, लेकिन उस मेमोरी के बाकी टुकड़े ढूंढने थे, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें मिटा दिया हो। संजय सर। रोहित ने उसके कंधे पकड़े। आप ठीक हो? संजय धीरे धीरे होश में आया। उसके माथे पर पसीना था। वो कुछ सेकंड्स तक चुप रहा, फिर धीरे से बोला, रूम 312। क्या? मैंने पहले भी देखा है। रोहित की भौं सिकुड़ गई। कहाँ? मुझे याद नहीं। बस इतना याद है कि उस रूम में कोई था। कौन? संजय ने आंखें बंद कर ली, और एक ही नाम उसके होठों पर आया, कल्पना। सुबह रत्नागिरी से लौटने के बजाय संजय ने एक और फैसला किया। वो उस हॉस्पिटल को ढूंढेगा। वाइट कॉरिडोर, रूम 312। ये सब कुछ किसी न किसी जगह सच था, और अगर सच था तो उसके रिकॉर्ड्स भी होंगे। रोहित लैपटॉप के सामने बैठा था। महाराष्ट्र में पिछले 10 साल के हॉस्पिटल्स की लिस्ट। कुछ मिला? रोहित ने सिर हिला दिया। बहुत सारे रूम 312 हैं। संजय ने गुस्से में सांस छोड़ी। तभी पेनड्राइव याद आई, वही पेनड्राइव जो एनवेलोप में मिली थी। दोनों ने तुरंत उसे लैपटॉप में लगाया। स्क्रीन पर सिर्फ एक वीडियो फाइल थी, नाम lookcloser.mp4। रोहित ने प्ले बटन दबाया। वीडियो शुरू हुआ। रिया शर्मा, वही स्टेशन वाली फुटेज, लेकिन इस बार जूम्ड वर्जन। वीडियो सिर्फ 10 सेकंड्स का था। पहले कुछ खास नहीं दिखा, लेकिन छठे सेकंड पर फ्रेम रुक गया और स्क्रीन पर रेड सर्कल बन गया। रिया के पीछे भीड़ में एक आदमी खड़ा था, ब्लैक कैप, ब्लैक जैकेट, और वो सीधा कैमरा की तरफ देख रहा था। रोहित ने जूम किया। इमेज ब्लर थी, लेकिन इतनी नहीं। उस आदमी के गले पर एक टैटू था, इंग्लिश में एक ही लेटर, के। रूम में सन्नाटा छा गया। प्रोजेक्ट के, मुंबई। उसी वक्त एक ब्लैक एसयूवी ट्रैफिक के बीच खड़ी थी। ड्राइवर सीट पर वही आदमी बैठा था, ब्लैक कैप, टैटू। उसके सामने लैपटॉप स्क्रीन पर संजय की लाइव लोकेशन ब्लिंक कर रही थी। उसने फोन उठाया। टारगेट स्टिल इन्वेस्टिगेटिंग। दूसरी तरफ से आवाज आई, एक्सपेक्टेड ऑर्डर्स। कुछ सेकंड्स खामोशी रही, फिर जवाब आया, ऑब्जर्व ओनली। और अगर वो रिया तक पहुंच गया? दूसरी तरफ की आवाज ठंडी हो गई, देन एलिमिनेट द विटनेस। कॉल कट गया। 10 शाम। संजय और रोहित मुंबई लौट आए कि एयरपोर्ट से ही कोई उनका पीछा कर रहा था। ब्लैक एसयूवी, सेफ डिस्टेंस, हर टर्न, हर सिग्नल, हर स्टॉप।
वही गाड़ी। ड्राइवर के चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था, सिर्फ ड्यूटी, सिर्फ मिशन। रात, संजय अपने पेंट हाउस की बालकनी में खड़ा था। हवा तेज चल रही थी, नीचे शहर की रोशनियां चमक रही थी। उसका दिमाग फिर रूम 312 पर अटक गया और तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। अननोन नंबर। फिर से संजय ने तुरंत रिसीव किया। कौन हो तुम? दूसरी तरफ कुछ सेकंड्स तक खामोशी रही, फिर वही औरत की आवाज सुनाई दी। इस बार घबराहट साफ महसूस हो रही थी। तुम्हारे पास वक्त नहीं है। क्या मतलब? वो तुम्हें देख रहे हैं। संजय का चेहरा सख्त हो गया। कौन? प्रोजेक्ट के। तुम कौन हो? औरत ने जवाब नहीं दिया, बस धीरे से बोली, विंडो के बाहर देखो, कॉल तट। संजय तुरंत बालकनी की रेलिंग तक गया और सामने वाली बिल्डिंग की छत की तरफ देखा। उसका खून जम गया। काले कपड़े, काली कैप, बिल्कुल सीधा उसकी तरफ देख रहा था और उसके हाथ में स्नाइपर राइफल थी। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, फिर आदमी ने राइफल उठाई और सीधा संजय पर एम कर दिया। रोहित रूम से दौड़ता हुआ निकला। सर! धड़ाम! राइफल की आवाज रात के सन्नाटे को चीर गई। ग्लास टूटकर हवा में बिखर गया। संजय नीचे गिर गया। बुलेट उसके सिर से सिर्फ कुछ इंच दूर से गुजरी। अलार्म सिस्टम्स एक्टिवेट हो गए। सिक्योरिटी गार्ड्स दौड़ पड़े। लेकिन जब तक वो सामने वाली बिल्डिंग तक पहुंचे, शूटर गायब हो चुका था, जैसे कभी था ही नहीं। संजय टूटे हुए ग्लास के बीच खड़ा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अब सब साफ था। ये कोई मिस्ट्री नहीं थी, ये जंग थी। और प्रोजेक्ट के को अब पता चल चुका था कि संजय सिंघानिया उनके सच के बहुत करीब पहुंच गया है। रात के 3 बजे पेंट हाउस के लिविंग रूम में टूटे हुए कांच अभी तक जमीन पर बिखरे पड़े थे। सिक्योरिटी गार्ड्स हर फ्लोर चेक कर रहे थे। पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया गया था। लेकिन संजय जानता था, शूटर बहुत पहले निकल चुका होगा। ये कोई एमेच्योर अटैक नहीं था, ये वार्निंग थी, और वार्निंग देने वाले लोग कभी पकड़े नहीं जाते। रोहित ने टेबल पर रिपोर्ट रखी। बुलेट मिली है। संजय ने रिपोर्ट उठाई। स्पेशलाइज्ड स्नाइपर राउंड, मिलिट्री ग्रेड, ट्रेस करना मुश्किल। उसने फाइल बंद कर दी। बिल्कुल वही उम्मीद थी। प्रोजेक्ट के कोई छोटा नेटवर्क नहीं था। सुबह संजय ने पूरी सिक्योरिटी टीम को रिप्लेस कर दिया। नए गार्ड्स, नए प्रोटोकॉल्स, नए सर्वेलेंस सिस्टम्स। लेकिन अंदर ही अंदर वो एक और चीज समझ चुका था। प्रोजेक्ट के उससे देख रहा था। मतलब वो भी प्रोजेक्ट के को देख सकता था। बस सही जगह ढूंढनी थी। तभी रोहित कॉन्फ्रेंस रूम में दौड़ता हुआ आया। सर, क्या हुआ? अरविंद मेहरा के रिकॉर्ड्स में कुछ मिला है। संजय तुरंत खड़ा हो गया। 2 घंटे बाद मुंबई मेडिकल रिसर्च अथॉरिटी, पुरानी गवर्नमेंट बिल्डिंग, धूल से भरे आर्काइव्स, पुराने कंप्यूटर्स और हजारों फाइल्स। एक रिटायर्ड क्लर्क ने उन्हें एक स्टोरेज रूम तक पहुंचाया। यही सब रखा है। रूम में फाइल्स ही फाइल्स थी, अलमारियां, बॉक्सेस, रिकॉर्ड्स, सब कुछ। रोहित ने थकी हुई सांस ली। इसमें कुछ ढूंढना नामुमकिन है। लेकिन संजय चुप था। उसकी नज़र एक कॉर्नर शेल्फ पर गई। वहां एक बॉक्स पड़ा था। बाकी सब बॉक्सेस पर लेबल्स थे, इस पर नहीं। बस एक छोटा सा सिंबल, के। संजय का दिल तेज धड़कने लगा। वो सीधा उस बॉक्स तक गया और धीरे से उसे खोला। अंदर सिर्फ एक फाइल थी, काली फाइल। कवर पर सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, प्रोजेक्ट के। रूम में सन्नाटा छा गया। कॉन्फ्रेंस रूम। 1 घंटे बाद संजय और रोहित ने फाइल खोली। पहले कुछ पेजेस मिसिंग थे, जैसे जानबूझकर निकाले गए हों। लेकिन जो बचा था वो काफी था। प्रोजेक्ट के, क्लासिफाइड प्रोग्राम, ऑब्जेक्टिव, मेमोरी रिकंस्ट्रक्शन एंड आइडेंटिटी ट्रांसफर। रोहित ने दोबारा पढ़ा। आइडेंटिटी ट्रांसफर। संजय का चेहरा सख्त हो गया। अगला पेज, सब्जेक्ट ट्रायल्स, सब्जेक्ट 11, सब्जेक्ट 17, सब्जेक्ट 23।
सबके नाम ब्लैक मार्कर से मिटा दिए गए थे, लेकिन नोट्स बचे हुए थे। मेमोरी इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल, बिहेवियरल एडेप्टेशन अनस्टेबल, सब्जेक्ट एक्सपीरियंस्ड पर्सनैलिटी ओवरलैप। रोहित ने फाइल बंद कर दी। ये पागलपन है। संजय चुप रहा। उसका दिमाग एक ही बात सोच रहा था। और वो औरत जो स्टेशन पर थी। तभी एक पेज फाइल से अलग होकर नीचे गिरा, पुराना, मुड़ा हुआ, जैसे किसी ने जल्दी में छुपाया हो। संजय ने उसे उठाया और उसका चेहरा बदल गया। ये एक पेशेंट रिकॉर्ड था। पेशेंट नंबर 27, रिसर्च सुपरवाइजर डॉक्टर अरविंद मेहरा। और नीचे सब्जेक्ट नेम, पूरा नाम काला किया गया था, लेकिन कुछ लेटर्स अब भी दिख रहे थे। KAW। रोहित की सांस रुक गई। नहीं, संजय का हाथ कस गया। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता था। बिल्कुल नहीं। उसी वक्त बिल्डिंग के बाहर ब्लैक SUV फिर से खड़ी थी। ड्राइवर ने बाइनोक्यूलर से खिड़की की तरफ देखा। उसमें फोन निकाला। टारगेट फाउंड द फाइल। दूसरी तरफ कुछ सेकंड्स खामोशी रही। फिर आवाज आई, एक्टिवेट रिट्रीवल टीम। सर, गवर्नमेंट बिल्डिंग के अंदर फाइल वापस चाहिए। और अगर रेजिस्टेंस मिला? आवाज ठंडी थी। कोई विटनेस नहीं बचना चाहिए। अंदर। संजय अगला पेज पढ़ने ही वाला था, तभी बिल्डिंग की लाइट्स एकदम बंद हो गई। पूरा फ्लोर अंधेरे में डूब गया। रोहित तुरंत खड़ा हो गया। क्या हुआ? इमरजेंसी लाइट्स ब्लिंक करने लगी। रेड, रेड, रेड। पूरा कॉरिडोर खून जैसा लाल लग रहा था। और फिर नीचे से चीखने की आवाज आई, एक सिक्योरिटी गार्ड की। आह! फिर अचानक खामोशी। संजय और रोहित एक दूसरे को देखने लगे। दोनों समझ गए, ये पावर कट नहीं था, कोई अंदर आ चुका था। तभी कॉरिडोर के एंड पर एक शैडो नजर आई। काले कपड़े, हेलमेट, हाथ में साइलेंस्ड वेपन। उसके पीछे और 3 लोग। रिट्रीवल टीम, प्रोजेक्ट K की टीम। और उनकी नज़र सीधा संजय के हाथ में पकड़ी हुई फाइल पर थी। टीम लीडर ने धीरे से कहा, फाइल नीचे रखो। संजय ने फाइल और कसकर पकड़ ली। उसकी आंखें ठंडी हो गईं। 3 साल पहले गजनी ने उससे सब कुछ छीन लिया था, और अब कोई फिर उससे सच छीनने आया था। टीम लीडर ने वेपन उठाया। लास्ट वार्निंग। रोहित धीरे से पीछे हटा। इमरजेंसी लाइट्स फिर ब्लिंक हुई। रेड, ब्लैक, रेड, ब्लैक। और अगले ही पल पहली गोली चली। धड़ाम! पहली गोली कॉन्फ्रेंस रूम के शीशे को तोड़ती हुई निकली। कांच के टुकड़े हवा में बिखर गए। रोहित तुरंत टेबल के पीछे कूद गया। संजय सर! लेकिन संजय वही खड़ा था। उसकी मुट्ठी में प्रोजेक्ट K की फाइल थी, और उसकी आंखें सीधा अटैकर्स पर टिकी हुई थी। टीम लीडर ने दोबारा चिल्लाया, फाइल दे दो। संजय का जवाब सिर्फ एक था। वो कॉन्फ्रेंस टेबल को लात मारकर उनकी तरफ ढाकेल चुका था। धड़ाम! टेबल अटैकर से टकराया, और उसी पल संजय उनके बीच पहुंच गया। 3 साल पहले वाला बिजनेसमैन नहीं, वही आदमी जिसने गजनी को खत्म किया था। पहला पंच, दूसरा, तीसरा। साइलेंस्ड पिस्टल जमीन पर गिर गई। इमरजेंसी लाइट्स ब्लिंक कर रही थी। रेड, ब्लैक, रेड, ब्लैक। सब कुछ एक नाइटमेयर जैसा लग रहा था, लेकिन संजय के लिए यह सिर्फ सर्वाइवल था। 5 मिनट बाद अटैकर्स रिट्रीट कर चुके थे। 2 लोग बेहोश पड़े थे, बाकी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। पुलिस के सायरन्स दूर से सुनाई देने लगे। रोहित ने गहरी सांस ली। सर, हमें निकालना होगा। संजय ने सिर हिला दिया, लेकिन जाने से पहले उसने फाइल का आखिरी हिस्सा अपने बैग में डाल लिया। ये फाइल ही उनकी जंग का सबसे बड़ा हथियार थी। रात, मुंबई के बाहर, संजय का एक पुराना फार्म हाउस। बहुत कम लोग इस जगह के बारे में जानते थे। यहीं वो और रोहित छुपे हुए थे। टेबल पर प्रोजेक्ट K की फाइल खुली हुई थी। आखिरी पेजेस, आखिरी राज।
और शायद आखिरी सच। रोहित ने टॉर्च की रोशनी पेज पर डाली। ये देखिए, पेज के ऊपर बड़ा सा हेडिंग लिखा था, प्रोजेक्ट के क्लासिफाइड लेवल ओमेगा। संजय ने अगला पैराग्राफ पढ़ा और उसका चेहरा धीरे धीरे सख्त होता गया। प्रोजेक्ट के का पूरा नाम था प्रोजेक्ट कल्पना। रूम में सन्नाटा छा गया। रोहित ने दोबारा पढ़ा, जैसे उससे यकीन न हो। कल्पना। संजय की सांसें भारी हो गई। उसका दिमाग सुन पड़ गया। प्रोजेक्ट के, प्रोजेक्ट कल्पना, मतलब ये सब उससे जुड़ा हुआ था शुरू से। अरविंद मेहरा की कॉन्फिडेंशियल नोट। सब्जेक्ट के possesses rare neurological compatibility. Memory transfer success probability exceeds 87%. Identity retention unstable. Phase 1 approved. नीचे signatures थे, government officials, scientists और एक नाम जो पहले कभी सामने नहीं आया था। डायरेक्टर विक्रम सेठी। संजय ने नाम याद कर लिया। ये आदमी अब टारगेट था। रोहित अगला पेज पलटने लगा, फिर अचानक रुक गया। सर, उसकी आवाज़ कांप रही थी। संजय ने पेज देखा और उसके पैरों ताले जमीन खिसक गई। पेज पर एक फोटोग्राफ लगी थी। रिसर्च सब्जेक्ट्स की, सब्जेक्ट 21, सब्जेक्ट 24, सब्जेक्ट 27 और सब्जेक्ट 27 की फोटो के नीचे नाम लिखा था, रिया शर्मा। दोनों कुछ सेकंड्स तक फोटो को देखते रहे। फिर रोहित धीरे से बोला, तो रिया प्रोजेक्ट के का हिस्सा थी। संजय ने सिर हिला दिया। लेकिन क्यों? उसका जवाब अगले पेज पर था। डॉट सब्जेक्ट 27 रिपोर्ट selected as primary recipient candidate. Compatibility index 91%. Memory imprint source approved. रोहित ने भाव सिकोड़ी। Memory imprint source? संजय ने रिपोर्ट का नीचे वाला हिस्सा पढ़ा और उसकी सांसें रुक गईं। वहां एक नाम लिखा था, सोर्स आइडेंटिटी कल्पना शेट्टी। रूम में मौत जैसी खामोशी छा गई। रोहित की आंखें फैल गईं। नहीं, संजय का दिमाग एकदम खाली हो गया। अब सब कुछ एक नई डायरेक्शन में जा रहा था। प्रोजेक्ट के कल्पना की यादों को किसी और के दिमाग में ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहा था, और वो कोई और थी, रिया शर्मा। उसी वक्त फार्म हाउस के बाहर अंधेरे में एक ड्रोन हवा में मंडरा रहा था। उसके कैमरा का फोकस सीधा फार्म हाउस पर था। कई किलोमीटर दूर एक अंडरग्राउंड कंट्रोल रूम में स्क्रीन्स चमक रही थी। एक आदमी चेयर पर बैठा था। उसका चेहरा अब भी अंधेरे में छुपा हुआ था। साइंटिस्ट ने धीरे से कहा, सर। संजय ने फाइल पढ़ ली। कुछ पल की खामोशी, फिर आदमी मुस्कुराया। एक्सपेक्टेड। अब साइंटिस्ट ने पूछा। आदमी ने स्क्रीन पर संजय को देखा और धीरे से बोला, अब वो वही करेगा जो मुझे चाहिए। साइंटिस्ट हैरान हो गया। मतलब? आदमी चेयर से उठा। पहली बार उसकी आधी शक्ल रोशनी में आई। चेहरे पर पुराने जलने के निशान थे, आंखों में अजीब ठंडक। अब वो रिया को ढूंढेगा और रिया हमें संजय तक ले आएगी। साइंटिस्ट चुप हो गया, फिर धीरे से पूछा, सर, अगर रिया को सब याद आ गया तो? उसने सीधा जवाब दिया, इसलिए तो उससे 3 साल पहले मार देना चाहिए था। फार्म हाउस, रात के 3 बजे। संजय ने फाइल का आखिरी पेज खोला। सिर्फ एक लाइन लिखी थी, लाल स्याही में, जैसे किसी ने जल्दी में वार्निंग छोड़ी हो। इफ सब्जेक्ट 27 रिमेंबर्स द ट्रूथ, प्रोजेक्ट के विल कोलैप्स। और उसके नीचे एक एड्रेस, कोलकाता। संजय ने पेपर को कसकर पकड़ लिया। अब उसका अगला डेस्टिनेशन तय हो चुका था, रिया शर्मा, कोलकाता, जिसने 3 साल से पूरी दुनिया को धोखे में रखा था। End of Arc 1. To be continued. Arc 2 begins. Chapter 11. Secret Laboratory.